गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं सुनील काद्यान। आज है हमारा इन्वायरमेंटल साइंस का लेक्चर नंबर 20। आज हम डिस्कस करेंगे बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, इकोलॉजिकल सक्सेशन, बायोडाइवर्सिटी, लेवल ऑफ बायोडाइवर्सिटी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं पारिस्थितिक अनुक्रम, उत्तराधिकार मतलब किसके बाद कौन आएगा, जैव विविधता, सतत विकास। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन को। जैसा कि मैंने आपको बताया था, कुछ केमिकल्स ऐसे होते हैं जो कि बायोडिग्रेडेबल नहीं होते, या हम कह सकते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं नेचर में। वो डिकम्पोज नहीं हो पाते माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल के अंदर जाते रहते हैं। और जब ये जाते हैं एक दूसरे में, तो इनका जो कंसंट्रेशन होता है वो हर एक ट्रॉपिक लेवल पे इंक्रीज होता जाता है। तो इसी फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन और बायोमैग्निफिकेशन। आई बात समझ में कि कुछ केमिकल्स हैं भाई, जैसे मैंने डीडीटी की बात की थी लास्ट लेक्चर के अंदर। डीडीटी क्या था, वाटर इनसोल्यूबल था, लेकिन वो क्या हो रहा था भाई, पहले फिश के पास गया, उसके बाद फिर वो बर्ड के पास गया और उन्होंने क्या किया, उसके बॉडी पार्ट्स को डैमेज किया और इन द एंड उसकी डेथ हो गई थी। तो वो क्या था, नॉन बायोडिग्रेडेबल था, उसको डिकम्पोज नहीं किया जा सकता था। तो क्या हो रहा था, एक से दूसरे में ट्रांसफर हो रहा था और साथ में साथ उसकी जो कंसंट्रेशन थी वो हर ट्रॉपिक लेवल पे इंक्रीज हो रही थी। तो इस कॉन्सेप्ट को हम क्या बोलते हैं, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, इकोलॉजिकल सक्सेशन। मतलब यहाँ पे हम उत्तराधिकारी की बात करते हैं। आपके दादा की संपत्ति किसको चली गई, आपके फादर को, और आपके फादर के बाद वो किसको मिलेगी, वो आपको मिलेगी, उनके बच्चों को मिलेगी। तो यहाँ पे भी वही चीज है, उत्तराधिकार की बात की गई है। किसके अंदर, इन्वायरमेंट के अंदर। पहले हमारे पास क्या थी, रॉक्स थी, चट्टाने थी, पहले हमारे पास पेड़ पौधे नहीं थे। उसके बाद क्या पैदा होने स्टार्ट हुए, लाइकेंस पैदा होने स्टार्ट किए। उसके बाद क्या हुआ, छोटी घास बनने स्टार्ट हुई, उसके बाद बड़ी घास, और उसके बाद पेड़ पौधे आना स्टार्ट हुए। तो ये क्या है, इकोलॉजिकल सक्सेशन है। क्या है, एक टाइम पीरियड के साथ एक कम्युनिटी का दूसरी कम्युनिटी के अंदर ट्रांसफर हो जाना या उसको ओवरटेक कर लेना। मतलब पहले क्या था भाई, लाइकेंस थे, अब लाइकेंस बिल्कुल खत्म नहीं हुए, लेकिन उसकी जगह पे क्या आना स्टार्ट हो गया, छोटी घास आना स्टार्ट हो गया। उसके बाद क्या हुआ, छोटी घास कम होनी स्टार्ट हो गई, उसकी जगह बड़ी घास आना स्टार्ट हो गया। उसके बाद क्या हुआ, पेड़ पौधे लगने स्टार्ट हो गए। तो क्या है, एक जनरेशन ने दूसरी जनरेशन को टेक ओवर कर लिया है, एक के बाद दूसरा। तो ये हमारे मेनली कितने टाइप की होती है भाई, टाइप ऑफ सक्सेशन दो तरह की होती है। एक प्राइमरी सक्सेशन होता है, एक सेकेंडरी सक्सेशन होता है। प्राइमरी में हम वो बात करते हैं जहां पे पहले लाइफ थी ही नहीं, कुछ था, रॉक्स थी, केवल चट्टाने थी, और उसके बाद पहले कोई जीव आया है। मतलब इफ एन एरिया हैज नॉट बीन ऑक्युपाइड प्रीवियसली बाय एनी कम्युनिटी, देन द प्रोसेस ऑफ इनिशियल इन्वेशन एंड देन द ग्रेजुअल प्रोग्रेशन फ्रॉम वन बायोटिक कम्युनिटी टू द नेक्स्ट इज नोन एज प्राइमरी सक्सेशन। पहले कुछ भी नहीं था, उसके बाद पहली जो प्रजाति वहां पे आई, उस चीज को हम बोलते हैं प्राइमरी सक्सेशन। सेकेंडरी सक्सेशन क्या होगा, अब वहां पे कोई ना कोई एग्जिस्टिंग है, उसकी जगह उसका प्लेस किसने लिया है, दूसरी चीज ने लिया है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, सेकेंडरी सक्सेशन। आगे हम चलते हैं, बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स लेवल। बायोडाइवर्सिटी क्या होता है भाई, बायोडाइवर्सिटी क्या है, द वैरायटी एंड वेरिएबिलिटी अमंग लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड द इकोलॉजिकल कॉम्प्लेक्सेस इन विच दे अकर। इसको हम क्या बोलते हैं, बायोडाइवर्सिटी। मतलब जो भी हमारे पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु हैं, ह्यूमंस हैं, वो सभी किसके अंदर आते हैं, बायोडाइवर्सिटी के अंदर आते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है, ऑल द स्पीसीज डू नॉट अकर एट ए प्लेस। ये सभी एक प्लेस पे नहीं मिलते भाई। बियर्स होते हैं, जो बर्फ में रहने वाले भालू होते हैं, वो यहाँ पे नहीं मिलेंगे, वो बर्फ में ही मिलेंगे। तो जैसा इन्वायरमेंट होता है, जो उनके रहने के लिए उचित इन्वायरमेंट होता है, उसके अकॉर्डिंग बायोडाइवर्सिटी कम या ज्यादा होती रहती है। मतलब कोई जीव कहीं पे मिलता है, कोई जीव कहीं पे मिलता है, कोई पेड़ पौधे बर्फ के एरिया में मिलते हैं, कोई स्थल वाले एरिया में मिलते हैं। तो इस चीज को हम कॉमनली क्या बोलते हैं, बायोडाइवर्सिटी। लेकिन किस चीज पे डिपेंड करता है, कैसी सिचुएशन है, कैसा नेचर है, उसके अकॉर्डिंग हमारी बायोडाइवर्सिटी कम या ज्यादा मिलती है। तो हम इसके बारे में क्या बताते हैं, लेवल्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। अब मैंने क्या कहा भाई, तीन तरह के मेनली लेवल्स बोला गया है। कौन कौन सा, जेनेटिक डाइवर्सिटी, स्पीसीज डाइवर्सिटी, इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। पहला जेनेटिक डाइवर्सिटी। भाई इसके अंदर कौन सी डाइवर्सिटी आती है भाई, जब मैं कहूँ हम इंसानों की बात करें या डॉग्स की बात करें, तो हम सारे अलग अलग टाइप के हैं। आपके अंदर कोई और क्वालिटी है, मेरे अंदर कोई और क्वालिटी है। ह्यूमन बीइंग है, लेकिन हमारी क्वालिटीज अलग अलग हैं, है ना, हमारा नेचर अलग अलग है। चेंजेस गुण किसकी वजह से होता है, चेंजेस जीन्स की वजह से। हेरिडेटरी समझते हो ना आप लोग, हेरिडेटरी क्या होती है भाई, जो अनुवांशिक गुण, हिंदी में क्या बोलते हैं उसको, अनुवांशिक गुण। आपके माता पिता से जो आपके अंदर जो गुण आए हैं उनको हम क्या बोलते हैं, अनुवांशिक गुण या जेनेटिक। एक बीमारी होती है कलर ब्लाइंडनेस,
वो जेनेटिक होती है। जैसे अगर आपके फादर को कलर ब्लाइंडनेस है तो उनकी संतान को भी क्या होगा, कलर ब्लाइंडनेस होगा। तो ये एक जो प्रजाति मतलब ह्यूमन बींग्स के अंदर ही जो अलग अलग तरह के इंसान पाए जाते हैं उस चीज को बोलते हैं जेनेटिक डाइवर्सिटी। दूसरा आ गया स्पीसीज डाइवर्सिटी। स्पीसीज डाइवर्सिटी के अंदर कैसे, इंसान हम हो गए उसको हम एक डाइवर्सिटी के अंदर कन्वर्ट करें, मतलब एक तरह की स्पीसीज हो गई इंसान। दूसरा डॉग्स हो गए, वो अलग तरह के स्पीसीज हो गए। तीसरा कैट्स, बिल्ली, तो इन सभी को मिला देते हैं तो जोन सी डाइवर्सिटी मिलती है वो कौन सी होती है, स्पीसीज डाइवर्सिटी। तीसरा क्या होता है, इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। इसके अंदर क्या है, किसी पर्टिकुलर क्षेत्र के अंदर, किसी पर्टिकुलर रीजन के अंदर पाए जाने वाले जीव जंतु, पेड़ पौधे, उन सभी को मिला के जो डाइवर्सिटी बनती है उसको बोलते हैं इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। नेक्स्ट हमारा आ जाता है वैल्यूज, बेनिफिट्स एंड यूजेज ऑफ बायोडाइवर्सिटी। भाई अब बायोडाइवर्सिटी के बेनिफिट्स क्या है, यूजेज क्या है, कौन कौन से होंगे भाई, कंजप्टिव यूज वैल्यू। कंजप्टिव यूज वैल्यू कौन सी है, जैसे फूड मिल गया, पेड़ पौधों से हमें क्या मिलता है भाई, फूड मिल जाता है डायरेक्ट, ड्रग्स, मेडिसिन, फ्यूल, ये जो डायरेक्टली इन्वायरमेंट से हमें मिल जाता है वो कंजप्टिव यूज वैल्यू के अंदर आता है। प्रोडक्टिव यूज वैल्यू विच आर सोल्ड इन द मार्केट, जिसको जो हमें मिला और उसका हमने कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन कर लिया और मार्केट में सेल किया, जैसे वूल फ्रॉम शिप जो मिल जाती है, या हम पेपर इंडस्ट्री के अंदर पेपर बनाते हैं, जो हमने लिया और उसका कुछ मॉडिफिकेशन करके हम मार्केट में सेल कर देते हैं, वो कौन से हो गए, प्रोडक्टिव यूज वैल्यू हमें देते हैं। सोशल वैल्यूज, सोशल वैल्यूज के अंदर ऐसे होते हैं भाई, जैसे हमारा तुलसी का पौधा होता है बच्चों, उसके हम पूजा करते हैं तो क्या हुआ, सोशल वैल्यू हमें दे दिया। बुल है, काऊ है, पिकॉक है, इनके कोई ना कोई धर्म का इंसान उनको मानता है तो हमें क्या कहते हैं, एक सोशल वैल्यूज प्रोवाइड करते हैं। एथिकल वैल्यूज, एथिकल वैल्यू क्या है, जियो और जीने दो, जैसे हिंदी में कहा जाता है जियो और जीने दो, तो इस चीज का संदेश देते हैं, क्या करते हैं, जियो और जीने दो, वायलेंस फ्री लिविंग के लिए हमें एथिकल वैल्यूज हमें देते हैं। अगर एस्थेटिक वैल्यूज की हम बात करें तो तुम्हें पता है भाई, जब तुम्हारी छुट्टियां हो जाती तुम कहां जाते हो, पहाड़ों के ऊपर जाते हो, वहां पे क्या होते हैं, जंगल होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, ग्रीनरी होती है, अच्छा इन्वायरमेंट होता है, तो क्या दिखाते हैं हमें, एस्थेटिक वैल्यू की इंपॉर्टेंस हमें बताते हैं, ये उनके बेनिफिट्स हैं हमें। ऑप्शनल वैल्यू, इन्वायरमेंट के अंदर हमने अभी तक सब कुछ नहीं खोजा है, बहुत सी चीजें हैं जो हमें खोजनी बाकी हैं, बहुत सी चीजें हैं जिनके ऊपर रिसर्च चल रहा है, तो ये हमें क्या देते हैं, ऑप्शंस देते हैं कि ये चीजें आपकी हो सकती हैं। इकोसिस्टम सर्विस वैल्यूज, जो भी आपका डिफोरेस्टेशन के अंदर था वो सब कुछ इकोसिस्टम सर्विस वैल्यूज के अंदर आपका आ जाता है, जैसे प्रिवेंटेशन ऑफ सॉइल इरोजन, मेंटेनिंग सॉइल फर्टिलिटी, प्रिवेंटेशन ऑफ फ्लड्स, इन सब से हमें बचाते हैं, तो इसके अंदर कौन सा आ जाता है, इकोसिस्टम सर्विस वैल्यूज के अंदर ये आ जाता है। तो ये चीज हमारी क्या है, वैल्यूज, बेनिफिट्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। आगे हम पढ़ लेते हैं भाई सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट मे बी डिफाइंड एज द सक्सेसफुल मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज फॉर डेवलपमेंट टू सेटिस्फाई द चेंजिंग ह्यूमन नीड्स while maintaining or enhancing the ability of environment and conserving natural resources। मतलब क्या कहने का मतलब है इसका, भाई हमें चीज़ों को कंजर्व भी करना है, सेव भी, हमें इस रेट से यूज़ करना है उनको कि वो बचे भी रहें, हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन आने वाली है उनके लिए हर एक वो रिसोर्सेज रहे जो हम आज के टाइम में यूज कर रहे हैं। अब पेट्रोलियम का हम यूज इतना कर दें, इतना यूज कर दें कि वो नेक्स्ट जनरेशन के लिए बचे ही ना, तो इस तरह यूजेस नहीं करना है, तो हमें क्या करना है, उसको इस तरह यूज करना है, जो रिन्यूएबल चीजें हैं उनको हम ज्यादा यूज करें, जो हमारी खत्म होने के चांसेस हैं उनको हम कम यूज करें। तो ये मैनेजमेंट हमें करना होगा, किसके अंदर बात कही गई, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के अंदर बात कही गई। जो वर्ल्ड लेवल पे है, जो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट वर्ड आया, कब आया, 1992 के अंदर आया, एक कॉन्फ्रेंस हुई इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड, कहां पे, रियो डी जेनेरियो के अंदर, ब्राजील के अंदर ये कॉन्फ्रेंस हुई, जहां पे सबसे पहले बात की गई जिसके ऊपर, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर। तो मेजरमेंट और स्ट्रेटजी क्या हो सकती है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, पहली, यूजिंग एप्रोप्रिएट टेक्निक, क्या कहा इसने कि एप्रोप्रिएट टेक्निक करो, इसका मतलब क्या है भाई, टू यूज लोकली अडेप्टेबल, इको फ्रेंडली एंड रिसोर्स एफिशिएंट टेक्निक या टेक्नोलॉजी विच विल यूज लेस रिसोर्सेज एंड प्रोड्यूस मिनिमम वेस्ट। यहां पे इंपॉर्टेंट क्या है, मिनिमम वेस्टेज, ऐसी टेक्निक का यूज करें जिसमें वेस्टेज मिनिमम हो। नंबर 2, अडोप्टिंग 3R अप्रोच। 3R कौन कौन से हैं, रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल अप्रोच। इसके अंदर क्या है, द 3R अप्रोच एम्फेसाइज मिनिमाइजेशन ऑफ रिसोर्स use them again and again and recycle the materials. This approach reduce pressure on our natural resources and reduce generation of wastes. नंबर 3, प्रोमोटिंग इन्वायरमेंटल एजुकेशन एंड अवेयरनेस। प्रमोट किया जाए किसको, इन्वायरमेंटल एजुकेशन को और अवेयरनेस को, फैलाया जाए भी इन्वायरमेंट की हमारे लिए इंपॉर्टेंस क्या है।
यूटिलाइजिंग रिसोर्सेज एज पर कैरिंग कैपेसिटी। कैरिंग कैपेसिटी की यहाँ पे द कैपेसिटी टू रीजनरेट, द कैपेसिटी टू टोलरेट डिफरेंट स्ट्रेसेस। जो मैंने पहले बताया था ये वही है भाई, किस चीज को कितना यूज किया जाए वो हमें देखना होगा। भाई स्पोर्टिंग कैपेसिटी है या असिमिलेटिव कैपेसिटी है, ये दोनों बातों कैपेसिटी के बारे में यहां बात की गई है कि हमें किस चीज को कितना यूज करना है। ये क्या है? स्ट्रेटजी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो ये था मेरा आज का लेक्चर, जिसके अंदर हमने लगभग इकोसिस्टम के बारे में कंप्लीट नॉलेज ले ली है। हमने बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन पढ़ा, इकोलॉजिकल सक्सेशन पढ़ा, टाइप ऑफ सक्सेशन पढ़ा, लेवल ऑफ बायोडाइवर्सिटी पढ़ा, लेवल ऑफ बायोडाइवर्सिटी पढ़ा, वैल्यूज ऑफ बायोडाइवर्सिटी पढ़ा, उसके बाद हमने क्या किया? सस्टेनेबल डेवलपमेंट पढ़ा। ठीक है, तो इसके अंदर ही थोड़ा सा और आप कह सकते हो कि एस्पेक्ट्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जो क्या होता है? इंटर जनरेशनल इक्वलिटी और इंट्रा जनरेशनल इक्वलिटी। जिसके अंदर क्या होता है भाई? पहले के अंदर क्या है? इंटर जनरेशनल इक्वलिटी, टू हैंड ओवर ए सेफ, हेल्दी एंड रिसोर्सफुल इन्वायरमेंट टू अवर फ्यूचर जनरेशन। वही बातें हैं घूम घूम के आ रही हैं भाई। तो क्या कहा कि हम नई जनरेशन को हम क्या हैंड ओवर कर रहे हैं? जो भी रिसोर्सेज आज हम जो यूज कर रहे हैं उनको हम हैंड ओवर कर रहे हैं किसको? नई जनरेशन को। ये किसके अंदर आ रहा है? इंटर जनरेशनल इक्वलिटी। दूसरा क्या है? इंट्रा जनरेशनल इक्वलिटी, technological developments which promote economic growth of the poor countries so as to narrow the wealth gap between different countries या different nations। गैप है वेल्थ का, जो बीच में गैप है, जो एक डेवलपिंग कंट्री है, एक डेवलप्ड कंट्री है, जिनके बीच में जो गैप है वेल्थ का, उसको मिनिमाइज किया जाए। ये किसके अंदर आ रहा है? इंट्रा जनरेशनल इक्वलिटी के अंदर। स्ट्रेटजीज फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट या मेजर्स फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इसके अंदर हमने अप्रोप्रिएट टेक्निक की बात की, 3R की बात की, इन्वायरमेंटल एजुकेशन और अवेयरनेस की बात की, या यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज की बात की, एज पर कैरिंग कैपेसिटी की हमने बात की। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। अच्छे से पढ़िए, ध्यान से पढ़िए। आज की वीडियो के अंदर मैंने थोड़ा सा बुकिश कंटेंट डाला है ताकि आपको कॉपी बनाने में थोड़ी सी हेल्प मिल सके। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर द लिसनिंग।